नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान की एक बेहद दिलचस्प यात्रा पर निकलेंगे और देखेंगे कि कैसे ये समय के साथ बदला है, यानी संविधान संशोधनों के जरिए। बिल्कुल। देखिए, संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं होता, बल्कि एक जीता जागता दस्तावेज माना जाता है। समाज बदलता है, जरूरतें बदलती हैं, और भाई संविधान को भी साथ चलना पड़ता है। हाँ, ये बात तो है। हमारे संविधान निर्माताओं ने ये दूरदर्शिता दिखाई और भाग 20 में अनुच्छेद 368 के तहत इसमें बदलाव करने का रास्ता खुला रखा। दिलचस्प बात यह है कि ये प्रक्रिया हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरणा लेकर अपनाई है। अच्छा, दक्षिण अफ्रीका से? तो फिर देर किस बात की, चलिए सीधे गोता लगाते हैं और समझते हैं कि हमारे संविधान में ये बदलाव क्यों और कैसे होते आए हैं। ये सोचना भी कमाल है कि जिन्होंने संविधान बनाया उन्हें पहले से अंदाजा था कि भविष्य में इसे बदलना पड़ेगा। मतलब ये कोई कमी नहीं थी, बल्कि समझ थी कि समाज स्थिर नहीं रहता। हाँ बिल्कुल। तो कुछ नया जोड़ना, पुराना हटाना या मौजूदा चीजों में फेरबदल करना, यही है संविधान संशोधन, है ना? हाँ। और ये बदलाव मुख्य रूप से संसद के जरिए होते हैं, एक तय प्रक्रिया अपनाकर। वैसे कभी कभी अदालती व्याख्याओं से भी संविधान के मायने बदलते हैं, पर आज हम संसद वाली औपचारिक प्रक्रिया पर ध्यान देंगे। ठीक है। अनुच्छेद 368 हमें बताता है कि संशोधन कैसे होंगे, और मोटे तौर पर 3 तरीके हैं। 3 तरीके? अच्छा, ये जानना जरूरी है। कौन कौन से? पहला है सबसे आसान, साधारण बहुमत। इसमें संसद के दोनों सदनों में जितने सदस्य मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं, उनमें से आधे से ज्यादा की सहमति चाहिए, बस। आधे से ज्यादा? अच्छा, हाँ, पर ये कुछ सीमित मामलों में ही लागू होता है। ठीक है, ये तो सरल लगा। बाकी 2 क्या है? दूसरा है विशेष बहुमत। इसमें थोड़ा पेच है। हर सदन में कुल सदस्यों का बहुमत तो चाहिए ही। कुल सदस्यों का? हाँ, और साथ ही उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत भी जरूरी है। हाय, ये ज्यादातर संशोधनों में लगता होगा। बिल्कुल, ज्यादातर संशोधन इसी तरीके से होते हैं। और तीसरा वाला जो शायद सबसे पेचीदा है। हाँ, तीसरा तरीका तब इस्तेमाल होता है जब बदलाव का असर राज्यों पर भी पड़ता हो, मतलब हमारे संघीय ढांचे से जुड़ा हो। जैसे राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका बदलना हो, या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की शक्तियों में बदलाव करना हो, या 7वीं अनुसूची की कोई सूची बदलनी हो। इसमें संसद का विशेष बहुमत तो चाहिए ही, साथ ही राज्यों की सहमति भी। हाँ, कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से भी साधारण बहुमत से मंजूरी लेनी पड़ती है। अच्छा, तो यही वो संतुलन है। कुछ चीजें बदलना आसान, कुछ मुश्किल। ये हमारे संविधान को लचीला भी बनाता है और मजबूत भी। कमाल की व्यवस्था है। लेकिन ये बात हैरान करती है कि संविधान लागू होने के बस अगले ही साल 1951 में पहले संशोधन की जरूरत पड़ गई। इतनी जल्दी? हाँ, या प्रत्याशित लग सकता है, लेकिन इसकी वजह थी। उस समय रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य जैसे कुछ अदालती फैसले आए थे। हाँ, सुना है। जिनसे सरकार को अपनी सामाजिक नीतियों, खासकर जमींदारी उन्मूलन और आरक्षण जैसे कदमों को लागू करने में दिक्कत आ रही थी। तो पहला संशोधन इन्हीं दिक्कतों को दूर करने के लिए लाया गया। तो क्या बड़े बदलाव हुए इस पहले संशोधन से, जमींदारी और आरक्षण से जुड़े? हाँ, कई अहम बदलाव हुए। अनुच्छेद 15 में एक नया खंड 4 जोड़ा गया, जिससे सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने का रास्ता साफ हुआ। अच्छा। आरक्षण का आधार बना। अच्छा, और बोलने की आजादी पर भी कुछ असर पड़ा? हाँ, अनुच्छेद 19(2) में बदलाव करके बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी पर कुछ और युक्त यानी वाजिब पाबंदियां लगाने की गुंजाइश बनाई गई, जैसे लोक व्यवस्था या विदेशों से मैत्रीपूर्ण संबंधों के हित में। और वो 9वीं अनुसूची, उसका जिक्र तो बार बार आता है, वो भी इसी संशोधन की देन है? बिल्कुल। 9वीं अनुसूची पहले संशोधन का सबसे चर्चित और शायद विवादास्पद हिस्सा थी। क्यों? मतलब क्या था इसका मकसद? इसे इसलिए जोड़ा गया ताकि भूमि सुधार से जुड़े कानूनों को अदालत में इस आधार पर चुनौती न दी जा सके कि वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। इसके साथ अनुच्छेद 31A और 31B भी जोड़े गए, जिनका मकसद जमींदारी उन्मूलन जैसे कदमों को कानूनी सुरक्षा देना था। ये उस वक्त की बड़ी सामाजिक आर्थिक जरूरत थी सरकार के हिसाब से। यानी पहला संशोधन जमीनी हकीकत से जुड़ा था। इसके बाद भी संशोधनों का सिलसिला जारी रहा होगा, जाहिर है। हाँ बिल्कुल। जैसे दूसरा संशोधन 1952 मामूली था। उसने लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व को 1951 की जनगणना के हिसाब से ठीक किया। पर 7वां संशोधन 1956 बहुत बड़ा था। ये राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों पर आधारित था। हाँ, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। ये तो भारत के नक्शे को बदलने जैसा था, एक बहुत बड़ा कदम। सही कहा।
पहले जो राज्यों की A, B, C, D जैसी श्रेणियां थीं, उन्हें खत्म किया गया और भाषा के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ये भारत की विविधता को प्रशासनिक ढांचे में जगह देने की एक बड़ी कोशिश थी। जी, 8वें संशोधन 1959 ने SC/ST के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण 10 साल के लिए और बढ़ाया। ये सिलसिला तब से चली रहा है। हर 10 साल में बढ़ता है। हाँ, ज्यादातर। फिर 9वें संशोधन 1960 के जरिए बेरूबारी यूनियन का कुछ हिस्सा पाकिस्तान को सौंपा गया, जो एक समझौते का हिस्सा था। इससे ये भी तय हुआ कि भारत अपनी जमीन किसी और देश को देना चाहे तो उसके लिए संविधान संशोधन जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ऐसा। अच्छा, ये भी तय हो गया। और फिर दादरा नगर हवेली, गोवा, दमन दीव भी भारत का हिस्सा बने संशोधनों के जरिए। हाँ, 10वें संशोधन 1961 से दादरा नगर हवेली और 12वें संशोधन 1962 से गोवा, दमन दीव केंद्र शासित प्रदेश बने, पुर्तगालियों से आजाद होने के बाद। और नागालैंड, पुडुचेरी। इसी तरह 13वें संशोधन 1962 से नागालैंड को विशेष प्रावधानों के साथ राज्य का दर्जा मिला और 14वें 1962 से पुडुचेरी फ्रांसीसियों से लेने के बाद भारत का हिस्सा बना और उसे विधानसभा दी गई। ये सब भारत के एकीकरण की प्रक्रिया का हिस्सा थे। और भाषाओं को लेकर भी कुछ हुआ? हाँ, 21वें संशोधन 1967 ने 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़कर भाषाओं की सूची को 15 तक पहुंचाया। फिर आता है 70 का दशक, जो भारतीय राजनीति में बड़े उथल-पुथल का दौर था। क्या इसका असर संविधान संशोधनों पर भी दिखा? जबरदस्त दिखा होगा। बहुत गहरा असर दिखा। ये दशक संशोधनों के लिहाज से शायद सबसे नाटकीय रहा। शुरुआत 24वें संशोधन 1971 से हुई। ये सुप्रीम कोर्ट के गोलकनाथ मामले में दिए गए फैसले का जवाब था। गोलकनाथ मामला, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि संसद मौलिक अधिकारों को नहीं छू सकती। बिल्कुल, उस फैसले में कोर्ट ने कहा था कि संसद मौलिक अधिकारों में कटौती नहीं कर सकती। तो संसद ने अपनी ताकत फिर से स्थापित करने की कोशिश की। कैसे? अधिकारों समेत संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की पूरी शक्ति है, अनलिमिटेड शक्ति, ऐसा कहा गया। इसने ये भी अनिवार्य कर दिया कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देंगे ही, वो मना नहीं कर सकते। ये तो संसद और न्यायपालिका के बीच शक्ति संतुलन को लेकर एक बड़ा टकराव था। हाँ, ये कश्मकश आगे भी चली केशवानंद भारती मामले तक। खैर, इसी दशक में 26वां संशोधन 1971 आया, जिसने राजा महाराजाओं के प्रिवी पर्स खत्म कर दिए। हाँ, वो थैली जो उन्हें मिलती थी। जी, आजादी के समय किए गए समझौतों के तहत पूर्व शासकों को मिलने वाली विशेष थैली और सुविधाएं खत्म कर दी गई। इसके बाद 31वें संशोधन 1973 ने लोकसभा की सीटें 525 से बढ़ाकर 545 कर दी, बढ़ती आबादी को देखते हुए। और फिर आया 42वां संशोधन 1976, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान तक कह दिया जाता है। ऐसा क्यों? क्या था इसमें? संविधान में इतने सारे और इतने बड़े बदलाव किए कि ये अपने आप में एक छोटे संविधान जैसा लगने लगा। ये संशोधन इमरजेंसी के दौरान पारित हुआ था और इस पर तत्कालीन सरकार की गहरी छाप थी। क्या बदला? शुरुआत प्रस्तावना से हुई। हाँ, सबसे पहले तो प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। यानी संविधान के मूल दर्शन में ही बदलाव। और मौलिक कर्तव्य भी तो इसी से जुड़े। बिल्कुल, संविधान में एक नया हिस्सा भाग 4A और अनुच्छेद 51A जोड़कर 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए नागरिकों के लिए। ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हुआ था। अच्छा, और नीति निर्देशक तत्व? उनमें भी बढ़ोतरी हुई। गरीबों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता 39A, उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी 43A और पर्यावरण संरक्षण 48A जैसे नए सिद्धांत जोड़े गए। ये समाजवादी और कल्याणकारी राज्य की दिशा में कदम माने गए। इसने राष्ट्रपति की शक्तियों पर क्या असर डाला? सुना है काफी कम कर दी थी। हाँ, कह सकते हैं। अनुच्छेद 74 में बदलाव करके राष्ट्रपति के लिए मंत्री परिषद की सलाह मानना बाध्यकारी कर दिया गया, कोई पुनर्विचार नहीं। और केंद्र राज्य संबंधों पर? शिक्षा, वन, नापतोल जैसे 5 विषय राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिए गए, जिससे इन पर केंद्र का दखल बढ़ गया। और कार्यकाल भी बढ़ाया था ना लोकसभा का? हाँ, लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल भी 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया था। और भी कई बदलाव थे, न्यायपालिका की शक्तियों में कटौती वगैरह। ये तो बहुत बड़े बदलाव थे, लेकिन ये ज्यादा टिके नहीं शायद। जनता पार्टी सरकार ने 44वें संशोधन से इन्हें पलट दिया।
सही पकड़ा। 1977 में सत्ता बदली और नई सरकार ने 44th अमेंडमेंट 1978 लाकर 42nd अमेंडमेंट के कई विवादास्पद प्रावधानों को खत्म या बदल दिया। इमरजेंसी का अनुभव ताज़ा था। क्या क्या बदला 44th में? सबसे बड़ा बदलाव आपातकाल से जुड़ा था। राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के लिए आंतरिक अशांति जैसे अस्पष्ट आधार को हटाकर सशस्त्र विद्रोह जैसा ठोस आधार लाया गया, और ये भी कि आपातकाल की घोषणा कैबिनेट की लिखित सलाह पर ही होगी। अच्छा, ये सेफगार्ड लगाया गया। और संपत्ति का अधिकार जो बड़ा मुद्दा रहा है, उसका क्या हुआ? 44वें संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों अनुच्छेद 19A का F और 31 की सूची से हटा दिया। पूरी तरह हटा दिया? मौलिक अधिकारों से हटा दिया। इसे अनुच्छेद 300A के तहत सिर्फ एक कानूनी या विधिक अधिकार बना दिया गया। मतलब अब सरकार उचित प्रक्रिया से जमीन अधिग्रहित कर सकती थी और इसे मौलिक अधिकार के हनन के तौर पर चुनौती देना मुश्किल हो गया। और राष्ट्रपति की स्थिति में भी कुछ सुधार हुआ जो 42वें ने किया था? हाँ, राष्ट्रपति को थोड़ी शक्ति वापस मिली। अब वे मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते थे। हालांकि दोबारा भेजने पर मानना जरूरी था, पर एक मौका मिला। और कार्यकाल? लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल भी वापस 5 साल कर दिया गया। संक्षेप में 44वें संशोधन ने 42वें द्वारा लाए गए कई अतिवादी बदलावों को संतुलित करने और शक्तियों के पृथक्करण को फिर से मजबूत करने की कोशिश की। 70 के दशक की उथल-पुथल के बाद 80 और 90 के दशक में किस तरह के बदलाव दिखे? शायद दल बदल एक बड़ी समस्या बन गया था उस समय। बिल्कुल, आया राम गया राम की राजनीति से सब परेशान थे। सरकारों में अस्थिरता आ रही थी। इसी को रोकने के लिए 52वां संशोधन 1985 लाया गया, जिसने संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी। 10वीं अनुसूची यानी दल बदल विरोधी कानून। हाँ, ये दल बदल विरोधी कानून था जो पैसे या पद के लालच में पार्टी बदलने वाले सांसदों विधायकों पर रोक लगाने की कोशिश थी। अगर कोई सदस्य पार्टी व्हिप के खिलाफ वोट करता है या पार्टी छोड़ता है तो उसकी सदस्यता जा सकती है। पर ये कितना कारगर रहा, ये तो बहस का मुद्दा है। हाँ, वो बहस तो आज भी जारी है। खैर, इसी दौर में एक और बड़ा बदलाव हुआ जिसने सीधे आम नागरिकों, खासकर युवाओं को प्रभावित किया। कौन सा? वोटिंग उम्र वाला। रातों रात करोड़ों नए वोटर बन गए। हाँ, ये वाकई बहुत बड़ा फैसला था। अच्छा, सामाजिक न्याय के लिहाज से भी कुछ अहम आयोग बने इस दौरान SC/ST के लिए? जी, 65th अमेंडमेंट 1990 ने अनुसूचित जातियों SC और जनजातियों ST के लिए एक राष्ट्रीय आयोग बनाने का प्रावधान किया, अनुच्छेद 338 के तहत। पहले एक विशेष अधिकारी होता था, फिर इसे अलग अलग कर दिया गया। हाँ, बाद में 89वें संशोधन 2003 ने इसे 2 अलग-अलग आयोगों में बांट दिया, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 338 और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुच्छेद 338A, ताकि दोनों वर्गों पर ज्यादा फोकस किया जा सके। और दिल्ली को भी एक खास पहचान मिली 90 के दशक में। हाँ, 69वें संशोधन 1991 ने दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCT का विशेष दर्जा दिया, अपनी विधानसभा और मंत्रिपरिषद के साथ। अनुच्छेद 239A जोड़ा गया। ये दिल्ली की अनूठी स्थिति को देखते हुए किया गया था। हालांकि अधिकारों को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार में खींचतान चलती रहती है। वो तो है, और भाषाएं भी जोड़ी। जी, 71वें संशोधन 1992 ने कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 8वीं अनुसूची में जोड़कर मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या 18 कर दी। और फिर वो 2 संशोधन आए जिन्हें स्थानीय स्वशासन की रीढ़ माना जाता है, 73वां और 74वां, पंचायतों और नगरपालिकाओं वाले। निस्संदेह ये मील के पत्थर थे। 73वां संशोधन 1992 पंचायतों यानी ग्रामीण स्थानीय निकायों से जुड़ा था। इसने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया, भाग 9 जोड़ा। क्या क्या मिला पंचायतों को इससे? उनके चुनाव नियमित किए गए, राज्य चुनाव आयोग बना, उनमें महिलाओं और SC/ST के लिए सीटों और अध्यक्ष पदों पर आरक्षण तय किया गया और उन्हें शक्तियां व जिम्मेदारियां दी। 11वीं अनुसूची में 29 विषय जोड़े गए जिन पर पंचायतें काम कर सकती हैं। ये सत्ता को गांवों तक पहुंचाने की एक क्रांतिकारी कोशिश थी। और 74th शहरों के लिए वैसा ही कुछ। एकदम सही। 74th संशोधन 1992 नगर पालिकाओं यानी शहरी स्थानीय निकायों के लिए था। इसने भाग 9A जोड़ा, उन्हें भी संवैधानिक दर्जा, नियमित चुनाव, आरक्षण, महिलाओं SC/ST के लिए और शक्तियां दी। 12वीं अनुसूची में 18 विषय दिए गए हैं। ये दोनों संशोधन जमीनी लोकतंत्र को मजबूत करने और विकास में स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। शिक्षा के अधिकार को भी मौलिक अधिकार का दर्जा मिला, ये भी एक बड़ा कदम था।
किस संशोधन से हुआ ये? ये था 86 संशोधन 2002। इसने 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार बना दिया। अनुच्छेद 21A यानी जीवन के अधिकार के साथ जोड़ दिया। हाँ बिल्कुल, शिक्षा को जीवन के अधिकार जितना ही महत्वपूर्ण माना गया। इसने अनुच्छेद 51A में 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा कि माता-पिता या अभिभावक अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें, और नीति निदेशक तत्व अनुच्छेद 45 में भी बदलाव किया। सरकारों के आकार को लेकर भी कुछ नियम बने। मंत्री कितने बन सकते हैं इस पर? हाँ, अक्सर देखा जाता था कि समर्थन जुटाने के लिए बहुत बड़ी मंत्रिपरिषद, जंबो कैबिनेट बना दी जाती थी। संशोधन 2003 इसी पर रोक लगाने के लिए था। क्या रोक लगाई? इसने तय किया कि केंद्र और राज्यों में मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री समेत लोकसभा या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से ज्यादा नहीं होगी। छोटे राज्यों में न्यूनतम 12 मंत्री हो सकते हैं। अच्छा, 15% की सीमा। और इसने दल बदल कानून पर भी कुछ असर डाला? हाँ, इसने दल बदल कानून को भी थोड़ा और सख्त किया। पहले पार्टी में टूट को मान्यता थी अगर 1/3 सदस्य अलग होते थे, उसे खत्म कर दिया। अब मर्जर के लिए 2/3 सदस्यों की सहमति चाहिए। और भाषा परिवारों में कुछ नए सदस्य जुड़े 8वीं अनुसूची में। जी, 92 में संशोधन 2003 ने बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया। इससे मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या 22 हो गई, जो आज भी है। नई सदी शुरू हुई और संविधान में बदलाव का सिलसिला थमा नहीं। 21वीं सदी के कुछ अहम संशोधनों की बात करें। सहकारी समितियों को लेकर भी कुछ हुआ? हाँ, 97वां संशोधन 2011 सहकारी समितियों को संवैधानिक संरक्षण देने के लिए था। इसने सहकारी समिति बनाने को मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19(1) के तहत बनाया। मौलिक अधिकार? जी, साथ ही राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 43B जोड़ा गया कि राज्य सहकारी समितियों को बढ़ावा देगा, और संविधान में एक नया भाग 9B भी जोड़ा गया जो सहकारी समितियों के गठन, प्रबंधन वगैरह से जुड़ा है। और फिर आया वो बदलाव जिसने शायद हर किसी की जेब पर असर डाला, GST 101वां संशोधन। बिल्कुल, 101वां संशोधन 2016 जिसने वस्तु एवं सेवा कर यानी GST लागू किया। 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। ये आजाद भारत के सबसे बड़े अप्रत्यक्ष कर सुधारों में से एक था। इसका मकसद क्या था? मकसद था एक देश एक टैक्स के विचार को हकीकत बनाना। इसने केंद्र और राज्यों के कई अप्रत्यक्ष करों जैसे एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट, CST वगैरह को एक में मिला दिया।